आइए सबसे पहले कमर सीधी करेंगे, नेत्र बंद करेंगे। आपने कहा गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र करने का तरीका भी आपको मालूम होगा। गायत्री मंत्र में हम कर क्या रहे हैं? गायत्री मंत्र में हम जो भी मंत्र होते हैं ना, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हम उसकी वाइब्रेशंस को, ब्रह्मांड में व्याप्त उसकी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र करेंगे तो गायत्री मंत्र से प्रस्फुटित ऊर्जा जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वो लेकर के हम अपने अंदर धारण करें। ठीक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो वो जो शक्ति है वो बीच में अटक जाएगी। ठीक है? तो हर समय आप प्रैक्टिस किया करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी। नेत्र बंद कर ले और भ्रूमध्य, ये जो हमारे भौं के बीच का स्थान होता है, इसमें हम सविता, सविता कौन है? उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य, लाल लाल उगता हुआ सूर्य, उसकी स्वर्णिम किरणों को हम अपने रोम रोम में अवशोषित करें। वो सूर्य यहीं पे उदय हो रहा है, हमारे भूमध्य में, हमारे भौं के बीच में जो स्थान है उसके ऊपर आप प्रकाश का, लाल लाल प्रकाश का अनुभव करिए, इमेजिन करिए, और स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, हमारे शरीर में, मन में, अंतःकरण में गहराई से प्रवेश कर रही है। भाव बनाइए कि हम सब हम अकेले नहीं, हम सब समग्र रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, हमारे अंतःकरण में पवित्र भावनाएं उठ रही हैं। इस भाव के साथ एक बार सस्वर गायत्री मंत्र उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में उनके चरणों में हम नमन वंदन करते हैं, जिससे ये ज्ञान उनका दिया हुआ हम सब मिल करके आत्मसात कर सके और अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सफल बना सके। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन। समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पढ़ने से पहले एक हम फिजिक्स के सूत्र को समझेंगे। फिजिक्स 9th 10th के बच्चे कितने सारे हैं यहाँ पर? 9th 10th 11th 12 विज्ञान के विद्यार्थी। क्वांटम फिजिक्स सुना है आपने? क्वांटम फिजिक्स आज का जो आधुनिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, अब वो न्यूटोनियन फिजिक्स से बढ़कर के क्वांटम फिजिक्स पे आ गया। और उसके अनुसार ये कहा जाता है कि यदि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा के संबंध में सोचना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड कैसे बना है? पदार्थ से और ऊर्जा से। लेकिन पदार्थ और ऊर्जा आपस में इस तरह से इंटरप्ले करते रहते हैं, इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं कि आप अलग नहीं कर सकते। और आज विज्ञान ने देखा, जब बिल्कुल आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक जाएंगे, एटम पढ़ा है? एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब एटम को डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करें, प्रोटॉन को भी डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाते हैं, तो लास्ट में कुछ नहीं बचता, केवल ऊर्जा है।
तो मास और ऊर्जा आपस में कनेक्टेड है, जैसे आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc²। अब अपने शरीर के बारे में सोचो, तुम्हारा शरीर कैसे बना है? एनीबडी? जोर से ऑर्डर। कोशिकाओं से, ठीक है। कोशिकाएं कैसे बनी है हमारे? आप देखिए, एक नियम है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो शरीर में भी है। कहते हैं ना, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो शरीर में उपस्थित है। हमारा शरीर भी जड़ और चेतन यानी मैटर और एनर्जी से बना है। मैटर से क्या बना है? आपकी फिजिकल बॉडी जिससे आप पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बात कर रहे हैं, ये काहे से बना है? 5 एलिमेंट्स, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्या 5 एलिमेंट्स है? अर्थ, वाटर, अग्नि, हिंदी में बोलते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 जड़ तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है। लेकिन ये मृत्यु के बाद ये शरीर क्या खत्म हो जाता है? फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारा ऊर्जा शरीर, वो है एनर्जी बॉडी। तो हमारी कितने कंपोनेंट हो गए? बेसिकली हमारे 2 कंपोनेंट हो गए। जो जड़ पदार्थ है वो तो 5 एलिमेंट हो गए, उससे बना है। और जो ऊर्जा शरीर है, जो हमारा मानसिक शरीर है, जो हमारा भावनात्मक शरीर है, वो बना है हमारे भाव से और हमारी विचारों से। और फिजिक्स में यही सूत्र दिया गया है कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव ऊर्जा है। तो यहाँ पे हम 500 शरीर नहीं बैठे हैं, 500 एनर्जी फील्ड इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस अगर मैच करेंगे, आपको हमारी बात समझ में आएगी, अच्छा लगेगा। तो वाइब्रेशंस मतलब एनर्जी हाई हो जाएगी, एनर्जी मेजर करी जाए तो हाई हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सबकी भावनाएं अगर एक ही दिशा में होंगी, सबके विचार एक ही दिशा में होंगे, तो वो ऐड हो जाएंगे, ऊर्जा बढ़ जाएगी। और कुछ को अगर लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा, तो वो एनर्जी घट जाएगी। इसीलिए जब आप किसी से मिलते हैं तो किसी से मिलने पे आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी और उसकी एनर्जी मैच कर गई, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हो गया, एनर्जी बढ़ गई। और जब किसी से मिलकर के आपको लगता है नहीं, इससे मिलकर के हमको अच्छा नहीं लगा, तो क्या हो गया? वो हमारे विचार एक दूसरे को काट रहे हैं, हमारी एनर्जी एक दूसरे को काट रही है, पॉजिटिव नहीं हो रही है, वो नेगेटिव में जा रही है। इसीलिए वहां पे हमको वाइब्रेशंस अच्छे नहीं आते। फील आती है ना अंदर से, हृदय से पता चलता है कि इससे मिलकर के प्रेम की अनुभूति हो रही है, इससे मिलकर के अच्छा लग रहा है। अब हमको बात ये करनी है कि हमको समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन में सबके वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, समझ रहे? सबकी ऊर्जा को बढ़ाना है, केवल अपनी नहीं। मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरा समाज स्वस्थ रहे, मेरा देश स्वस्थ रहे, मेरा पर्यावरण। अगर मेरी धरती स्वस्थ नहीं है तो मैं कैसे स्वस्थ हूँ? धरती ही नहीं बचेगी तो हम रहेंगे कहाँ? तो मेरा पर्यावरण भी स्वस्थ होना चाहिए और मेरी आर्थिक हेल्थ भी, मतलब अगर फाइनेंशियली कोई बहुत वीक है, अर्थ नहीं है, 2 जून रोटी भी नहीं खाने तो वो स्वास्थ्य की बात सोच सकता है? क्या बताओगे उसे? बिल्कुल जो आप देखते हैं रेलवे पटरी के किनारे गंदा पानी जमा है, झोपड़ियां हैं, अब वहां उनसे हम क्या स्वास्थ्य की बात बताएंगे उनको, है ना? तो हमारी आर्थिक हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के ये अचीवमेंट हम कर पाएंगे कि समग्र स्वास्थ्य, पूरा हमारा विश्व ब्रह्मांड का स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तब समग्र स्वास्थ्य की बात करेंगे। लेकिन आज हम अपनी केवल स्वयं की बात करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बात है कही गई है गीता जी में, युक्ताहार व्यावस्ते युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावरणस्य योग भवति योगः। मतलब कौन स्वस्थ है या कौन योग में जीवन जीते हुए दोनों से दूर है। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना। पेट में दर्द है, तुमसे कहें टिक्की खा लो, खाने का मन करेगा? वैसे तो हम टिक्की खूब अच्छा से खाते हैं, लेकिन अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमको जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो ये सब बातें खाने की मत करोगे, हमको रेस्ट करने दो। तो कौन स्वस्थ है? जिसका आहार स्वस्थ है, जिसका आहार एप्रोप्रिएट है, उचित, युक्त आहार, युक्त विहार,
टॉपिक से दूर रहे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हम 3 शरीरों की बात करेंगे। 3 शरीर मतलब आपके कितने शरीर हुए? मैंने बताया एक तो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है ना, स्थूल शरीर जिससे आप स्कूल आए तैयार होकर के पढ़ाई करेंगे, और एक आपका मन जिसमें विचार आते हैं। विचार आते हैं ना, अभी आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप गांधी जी पे एक प्रोजेक्ट बना के आएंगे, आपको क्या होगा, तुरंत आपके मन में चलने लगेगा गांधी जी के बारे में मैं गूगल करूं, गांधी जी की पिक्चरें काटूं, गांधी जी के बारे में मटेरियल इकट्ठा करूं। ये आइडिया कहां पे आ रहे हैं? माइंड में। यही माइंड आपकी मेंटल बॉडी आपका सूक्ष्म शरीर है। अब माइंड में जब पॉजिटिव विचार आते हैं तो माइंड हेल्दी होता है, और इसी माइंड में जब ये विचार आता है मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं, मैं इसके लिए कुछ गलत कर दूं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव विचार। तो माइंड हमारा अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है, एक तीसरी चीज है हमारा भाव शरीर, हमारा कारण शरीर, जिसमें हमको कभी गुस्सा आता है ना, किसको गुस्सा नहीं आता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मुझको गुस्सा नहीं आता है, सबको आता है। कभी कभी हमको किसी से, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे बहुत प्रेम आता है, उसके ऊपर बहुत आपको लगता है नहीं क्या ना कर दूं मैं इसके लिए, और कभी कभी आपको किसी को दुखी देख के बहुत दया आती है, करुणा आती है। ये जो इमोशंस हैं ये आपके इमोशनल बॉडी में आते हैं, भाव शरीर में आते हैं। तो जब ये इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो हमको हमारा भाव शरीर हेल्दी होता है, और जब आपको गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस होती है, आपको किसी से ईर्ष्या होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, वो सब क्या हो रहा है, वो आपकी इमोशनल बॉडी यानी कि कारण शरीर यानी कि भाव शरीर अनहेल्दी होता है, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते जी मैं तो रोज एक्सरसाइज करती हूँ और मेरा डाइट प्लान बहुत अच्छा है, मेरा वेट बिल्कुल एप्रोप्रिएट है हाइट के हिसाब से, तो केवल आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी हुई, लेकिन जब तक आपकी मेंटल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी, जब तक आपका मानसिक शरीर और भाव शरीर भी हेल्दी नहीं है, तब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। WHO के नाम सुना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि केवल बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, तब वो पूर्णतः स्वस्थ है। और आज विज्ञान ने प्रूव कर दिया, जितनी बीमारियां हो रही हैं, पहले हम कहते थे वायरस से, बैक्टीरिया से बीमारी हो रही है, फिर हमने कहा कि नहीं ये डेफिशिएंसी हो गई फला विटामिन की, फला मिनरल की, उससे बीमारी हो रही है। फिर ये बात आई कि नहीं रक्त दूषित हो गया, उससे बीमारी हो रही है। फिर आयुर्वेद कहता है नहीं कफ, वात, पित्त, इसकी ऊंच नीच से उसमें डिसबैलेंस हो गया, उससे बीमारी हो गई। आज विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि जो हर बीमारी है उसके जड़ में हमारे मनोविकार, हमारी दूषित सोच है। अगर हम विचार अच्छे नहीं करेंगे तो हमारे इमोशंस भी अच्छे नहीं होते, भाव, सबसे पहले हमारे भाव गड़बड़ाते हैं, फिर हमारी देखिए मेंटल बॉडी गड़बड़ाती है, या देखिए इमोशनल हेल्थ। सबसे पहले अगर हमारे भाव, गुस्सा आ रहा है तो किस पे गुस्सा आ रहा है, मान लो मम्मी पे गुस्सा आ रहा है तो सारे गलत विचार मम्मी के लिए, कैसा करती हैं, बिल्कुल ऐसे बोलती रहती हैं, दसियों विचार हम डाल देंगे फटाफट। पापा पे आ रहा है तो पापा के लिए भूल जाएंगे पापा हमारे लिए कितना करते हैं, फटाफट नेगेटिव दसियों विचार आ जाएंगे फटाफट। तो हमारे इमोशंस गड़बड़ाए, फिर हमारी मेंटल हेल्थ गड़बड़ाई, और फिर हमारी फिजिकल हेल्थ गड़बड़ाई। ऑर्डर आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है जो आज का आधुनिक विज्ञान है कि जब बीमार पड़ते तो गोली दे दी, गोली केवल आपकी फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करती है, लेकिन अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा नहीं किया तो आपका हेल्थ पूरी तरह से अच्छी नहीं हो सकती। तो ये आज सीख लीजिए, अगर फ्यूचर में जैसे बड़े होंगे तो आप नहीं जाना चाहते किसी डॉक्टर के पास, बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर इस आज के सेशन में से कुछ सूत्र अभी से अपनाना शुरू कर देंगे कि मेरे को फिजिकल बॉडी के लिए क्या करना है, मेंटल बॉडी के लिए क्या करना है, और इमोशनल बॉडी के लिए क्या करना है,
ठीक है, तो हम फिजिकल बॉडी से शुरू करते हैं। फिजिकल बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आहार और विहार। आहार के अंदर आती है 3 चीजें, केवल बैलेंस डाइट नहीं, संतुलित सात्विक संस्कारित आहार। 3 शरीर आपको बताए गए। तो फिजिकल बॉडी के लिए संतुलित बैलेंस, एप्रोप्रिएट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो बेसिक या फिर आहार की अलग से क्लास लेके आपको बताएंगे डिटेल में। दूसरी चीज जो मेंटल बॉडी है, विचार अच्छे आए, उसके लिए कैसा खाना खाएंगे? सात्विक। सात्विक क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी भोजन, धीमी आंच पे पका हुआ, बिना घी तेल मसाले का, मतलब बहुत कम। एक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 5 चम्मच चिकनाई अलाउड है। 1 महीने में आधा लीटर तेल प्रति व्यक्ति, इससे ज्यादा ले रहे हैं तो फैट्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और सात्विक ये हो गया, सुपाच्य होगा, ताजा होगा। तो रेस्टोरेंट का खाना सात्विक नहीं है, पिज्जा बर्गर मोमोज सात्विक नहीं है, वो आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। और थर्ड है आपकी इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी के लिए फूड के वाइब्रेशंस अच्छे होने चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कारित भोजन कैसे करेंगे? एक तो जब भी भोजन करेंगे तो प्रसन्न मन से, गुस्सा आ रहा है बैठ जाइए अलग, 1 गिलास पानी पीएंगे, शांत हो जाएंगे, तब भोजन करेंगे, ठीक है। और थैंक यू बोलेंगे हमेशा। भोजन तो मम्मी पकाती है ना, आप तो पका नहीं रहे अभी, तो थैंक यू मम्मी को, ईश्वर को। ईश्वर ने भोजन दिया, मम्मी ने पकाया, ठीक है, तो थैंक यू बोल के करेंगे। उसके बाद एक बार कोई भी अपना इष्ट मंत्र या गायत्री मंत्र बोलेंगे तब भोजन करेंगे, क्योंकि भोजन के अंदर आपकी जो भाव होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। अगर गुस्सा आएगा तो आपका भोजन गुस्से को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। आपके मन में अगर गलत थॉट्स चल रहे हैं, भोजन को टच किया, वो भोजन आप खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए आप जब भी भोजन करिए तो वो शांत भाव से करिए, भजन चला लीजिए पीछे, थैंक यू बोलिए कि हमको भोजन मिला। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा, आप कितने लकी हैं कि आपको भोजन मिला है ना, दोनों टाइम मिल रहा है, तीनों टाइम मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद हम उसको अभिमंत्रित करेंगे भोजन को, उस भोजन को और वाटर को। इसकी बहुत सारी रिसर्चेस हैं, अभी हमको थोड़ा समय की कमी है तो हम शॉर्ट में बताएंगे। पानी को भी अभिमंत्रित करते हैं। मसारू इमोटो एक साइंटिस्ट और जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने गंदे नाले का पानी लिया और उसको जमा दिया, और उस पानी को जमाने के बाद एक बीकर में जैसे जमाया, तो एक बीकर से बोला आई लव यू, आई विल हेल्प यू, उसको बहुत प्यार की बातें बोली। दूसरे बीकर को बोला आई हेट यू, आई विल किल यू, तीसरे बीकर से कुछ नहीं बोला। फिर उसको जमा करके उसके क्रिस्टल्स काट करके माइक्रोस्कोप में देखे, तो माइक्रोस्कोप में देखने में पता चला जिसको उन्होंने अच्छी बातें बोली थी, सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बन गए, ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, और जब जिसको गंदी बातें बोली थी उसके गंदे गंदे पैटर्न्स बने। ये अभी अगर स्लाइड होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। और जिससे कुछ नहीं बोला वो हैकास है, ठीक है। तो ये जो पानी होता है, भोजन होता है, इसमें मेमोरी होती है, इसमें क्षमता होती है कि जैसे वाइब्रेशन जाए तो उसको एब्सॉर्ब करते हैं। तो इस बात का भोजन करते समय ध्यान रखिए। और दूसरी बात है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल सबसे पहले एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव रहेंगे, आलस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कंट्रोल, 4 प्रकार के कंट्रोल आपको प्रैक्टिस करने हैं अभी से। क्या है वो? विचार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम और अर्थ संयम। अभी से प्रैक्टिस करने हैं। आप सोचेंगे ये तो बड़े लोगों की बात है, नहीं, आपके लिए बात है ये। सबसे पहले इंद्रिय संयम, ईश्वर ने आंखें दी हैं अच्छा देखने के लिए, ये नहीं कि व्हाट्सएप और उस पे इंस्टाग्राम पे हम जो मर्जी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया इंद्रियों का दुरुपयोग। कान दिए अच्छा सुनने के लिए, ये नहीं कि हम अश्लील गीत सुन रहे हैं, वो हो गया इंद्रियों का दुरुपयोग। जबान दिए अच्छा खाने के लिए, अच्छा बोलने के लिए। बोलने से पहले सोचिए मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं। एक आपकी भूल किसी का जीवन बिगाड़ सकती है, किसी का बना सकती है। किसी को इंसल्ट कर दिया, वो जीवन भर के लिए आपका दुश्मन हो गया, और किसी को प्यार से बोल दिया, वो हमेशा के लिए आपका मित्र बन गया। तो वाणी का उपयोग। और भोजन खाने में तो चाट पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे पेट को कितना नुकसान हो रहा है। एक बात
बार विचार कर लीजिए तो ये संयम समझ में आ जाएगा। और विचार संयम, विचारों का क्या है, हजारों लाखों विचार प्रति सेकंड आते रहते हैं। यू हैव टू डिसाइड कौन से हम फिल्टर करें। फिल्टर, हमको अंदर क्या ले जाना है ना। आज वो बता रही है बातें अपने बॉयफ्रेंड की, आपको भी मजा आ रहा है, लेकिन क्या आज बॉयफ्रेंड करने से मेरा जीवन बनेगा? क्या मैं लक्ष्य से हट नहीं जाऊंगी? आज वो बता रही मैं पार्लर गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा, हाँ काश मैं भी जा पाती, लेकिन क्या वो विचार अंदर लेने लायक है? क्या मेरी समय है ये करने का? तो ये आपको अभी आपको फिल्टर करना है कि कौन सा विचार मुझे लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना है। समय संयम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आगे डिटेल में बताते हैं। और अर्थ संयम, जो पैसे आपको मिलते हैं वही पैसे से आप अच्छी पुस्तक भी खरीद सकते हैं, या आप मेकअप का सामान भी खरीद सकते हैं, या आप चाट पकौड़ी खा सकते हैं। नाउ द चॉइस इज योर्स। जैसा बजटिंग अभी आप करेंगी, चाहे आपके जेब में 10 ही रुपए हो, जो बजट बनाना अभी सीखेंगी वो आगे जब आपकी अपनी फैमिली होगी वो बजटिंग तब आपके काम होएगा। आप डॉक्टर बन जाएंगी, इंजीनियर बन जाएंगी, सीए बन जाएंगी, लाखों कमाएंगी। लाखों कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो पहले हम ईमानदारी से कमाएं, श्रम से कमाएं और उस पैसे का सदुपयोग करें। पैसा बहाने में कितनी देर लगती है, चलो अभी चलते हैं पार्टी करेंगे, लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। तो नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम कमाएंगे तो बहुत, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया अर्थ संयम। और नियमितता, जो भी बातें बताई जा रही है अगर उसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। और आज सुना 3 दिन किया, अरे परसों कौन सी मैडम कौन से हो भैया, क्या छोड़ो अब अपने पैटर्न पर चलते हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो रेगुलरिटी और एक सुव्यवस्था, अगर बाहरी सुव्यवस्था होगी तो भी अंदरूनी अंदर जीवन में सुव्यवस्था है ना। सुव्यवस्था बाहर कैसी, यूनिफॉर्म की क्लीनलीनेस, शूज की क्लीनलीनेस, नाखून है, बाल है, अपनी पढ़ने की जगह है, अपने सोने का स्थान है, ये अगर सुव्यवस्थित रहेगा तो ही जो चीजें बताई जा रही हैं वो अंदर तक फॉलो करेंगे। फूड हैबिट्स में चलते हैं, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। सिंपल आपको बता दें, सभी चीजें आपको खानी है, कोई एक चीज पे नहीं, वैरायटी होनी चाहिए। अनाज तो मम्मी से कहिए खाली गेहूं की रोटी नहीं, उसमें मकई भी मिला है, उसमें जाड़े आएंगे तो बाजरा भी मिला है, राती सब मिला करके, ठीक। कभी खाली गेहूं की रोटी नहीं, क्योंकि गेहूं जो है वो डायबिटीज को बढ़ावा देता है। तो जो लोग प्लेन गेहूं खाएंगे तो उनको डायबिटीज होने की संभावना है। सब्जी केवल आलू की नहीं, हर प्रकार की सब्जी, कुछ कच्ची सब्जी होती है जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, वो काट के खाया करिए। कुछ सब्जियां होती हैं जो बिना घी तेल मसाले की हल्की से उबाल करके तुरई लौकी बन जाती है, वो खाइए। और जो बाकी कंदमूल आते हैं, पत्ता गोभी है, बैंगन है, सब सब्जियां आपको खानी है, वैरायटी। रोज एक सब्जी नहीं खानी है। फल तो भी बदल बदल के, जरूरी नहीं है कि हम जाड़े में 600 रुपए का आम खाएं, जब सीजन का आया तब खाएं। हाँ, और फल में भी आवश्यक नहीं होता है कि बहुत सारे, एक फल प्रतिदिन बहुत होता है, ठीक है। तो सारी वैरायटी, दूध दही जो पॉसिबल है आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। दालें, हर प्रकार की दालों में अमीनो एसिड होता है, तो सब प्रकार की दालें खाएंगे तो 18 अमीनो एसिड मिलेंगे, और एक ही दाल खाएंगे तो बाकी अमीनो एसिड की आपके शरीर में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो वैरायटी आपको लेनी है। और पानी कितना पिएंगे, 8 से 10 ग्लास, बल्कि आजकल तो 12-14 ग्लास, कम से कम 2.5 लीटर। पसीने आते हैं तो कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पीना है। उससे क्या होगा, और उससे क्या होगा, पानी से क्या होगा, जोर से बोलो, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, वेरी गुड। और टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, है ना। जैसे कि कम पानी पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है। यूरिन अच्छे से होएगा, किडनी की सफाई होगी, पसीना निकलेगा तो त्वचा की सफाई होगी। और जो टॉक्सिन्स है बॉडी में, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो आपका खाना पच रहा है, आप सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जा रहे हैं, काफी सारी चीजें अंदर चल रही हैं, उससे जो टॉक्सिन्स, विषाक्त सब्सटेंसेस निकलते हैं वो बाहर निकालने में आसानी होती है। अब एक तो बात ये कि खाना हम समय से खाएंगे, टाइम टेबल के अनुसार खाएंगे, ठीक है। ये नहीं आज हमने 2 बजे नाश्ता किया, 2 बजे खाना खाया, कल हमने कहा मम्मी से नहीं आज हमें भूख 4 बजे खाना,
फिर रात का खाना 11 बजे खा रहे, ऐसा नहीं करना है। समय से खाना है, प्रसन्न मन से खाना है, एक एक कौर को 32 बार चबा के खाना है। बताइए क्यों? क्यों 32 बार क्यों चबाना है? उससे आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। जो लार निकलती है मुंह में, सलाइवा जिसे कहते हैं, वो वहीं से खाना पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खाने को खुद चबा लिया, पानी जैसा बना लिया, लार ने वही काम करना शुरू कर दिया। जब वो पेट में जाएगा तो डाइजेस्टिव जूसेस काम करेंगे, फटाफट खाना पच जाएगा। अब खाना अधपचय स्थिति में अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव जूसेस को ज्यादा काम करना पड़ता है, आंतों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ज्यादा श्रम करते हो तो क्या होता है? थकावट, बस वही पेट को थकावट, फिर डॉक्टर के पास भागो। समझ गए? खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना है। खाने से आधा पौन घंटा पहले, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पीना है। खाने के साथ पानी नहीं पीना है, ठीक है? और सूर्यास्त के बाद कम खाइए, हल्का खाइए। सूर्यास्त के बाद हमारी जो जठराग्नि होती है, पचाने की शक्ति, वो कम हो जाती है, तो हमें कम भोजन लेना है, या कम से कम सोने से 3 घंटा पहले हमें भोजन करना, ठीक है? और हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा खा लेंगे, फिर आज पनीर की सब्जी बनी तो आज चलो 2 की बजाय 3 रोटी खा लेते हैं। ये गड़बड़ है। होता है ना, सबके साथ होता है। पर हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? 3, बहुत हेल्दी रहना है तो 3 नियम आप याद कर लीजिए। आचार्य चरक ने अपने शिष्यों से पूछा, कौन स्वस्थ है? कोरो कोरो कोरो, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है? तो उनके शिष्य के प्रिय शिष्य भट्ट, उन्होंने कहा, हितभुक ऋतभुक वितभुक। जो हितकारी खाएगा, अगर समोसा मेरे लिए अनहेल्दी है तो मैं नहीं खाऊंगी। जो हितकारी, जो मेरे लिए पौष्टिक है, वो मैं खाऊंगी। दाल पीना आवश्यक है, हरी सब्जी खाना आवश्यक है, इससे आपको एनीमिया नहीं होगा, प्रोटीन मिलेगा। दूध पीना आवश्यक है, तो वो हम खाएंगे। ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार, जाड़े में आइसक्रीम खाएंगे तो जुकाम होगा। मितभुक, पेट से आधा खाएंगे, 1/4 जल के लिए, 1/4 हवा के लिए। ये नियम याद कर लीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रंग की फल सब्जी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेशन जो होता है, आपने कभी एक लोहे की छड़ी देखी है? लोहे की छड़ी को छत पर रखते हैं सालों साल, फिर क्या होगा? जंग लग जाएगी। जंग क्या है? फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब वो इतनी कमजोर हो गई कि हाथ से भी तोड़ दोगे। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्षरण, मतलब डिजेनरेशन, एजिंग। हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे सेल्स बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। अब आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। वो कैप्सूल में नहीं, भोजन में। लाल रंग के पदार्थों में आपको मिलता है लाइकोपीन, पीले रंग में मिलता है बीटा कैरोटीन, पीला और नारंगी में, हरे में क्लोरोफिल, और नीले रंग के सब्जी फल में आपको मिलता है बीटा एंथोसाइनिन। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्दी रखते हैं, बीमारी से बचाते हैं। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है, जब डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, यहाँ तक कि बांझपन, इनफर्टिलिटी, उसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बॉडी में बहुत बढ़ गए, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बीमारी होगी। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेनी है। और ये भी बहुत अच्छा विज्ञान है जो आपको समझना चाहिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि आप मोटा अनाज खाइए, फल सब्जी, पत्तेदार सब्जी खाइए। क्यों? क्योंकि आपके पेट में एक छोटा मस्तिष्क होता है, न्यूरॉन्स हैं, 1 मिलियन न्यूरॉन्स पेट में भी होते हैं, और वहां से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, जो खुशी का हार्मोन है, वो सेक्रीट होता है। कब सेक्रीट होता है? जब आप अच्छा भोजन लेते हैं। आप एक बड़ी सी मर्सिडीज कार खरीद के गए, हाँ, इमेजिन कर ले, आप बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई हैं और आप मर्सिडीज कार खरीद के लाई, पेट्रोल पंप पे जाती है तो कहती भैया अच्छा वाला पेट्रोल डालना, प्रीमियम पेट्रोल डालना, खराब तो नहीं डालना, इंजन खराब हो जाएगा। अब तुम्हारा इंजन है ये मस्तिष्क, वो इंजन अच्छा रखना है तो अच्छा पेट्रोल डालना पड़ेगा। अच्छा पेट्रोल मोमोज नहीं है, अच्छा पेट्रोल पिज्जा नहीं है, अच्छा पेट्रोल है मोटे अनाज की रोटी, दाल, सब्जी, तब
तब खुश रहोगी तो ज्यादा काम करोगी, ज्यादा पढ़ाई करोगी, 2 घंटे की पढ़ाई में फर्स्ट आ जाओगी, नहीं तो 6 घंटे किताब लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये है गट ब्रेन कनेक्शन जिसको आज हार्वर्ड में रिसर्च किया जा रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया कि देखिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है लाइफ में, सफाई, श्रम और मुस्कुराहट, हर समय मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ये बिना पैसे का एक आभूषण है, इसके लिए कोई जाकर के कोई फंकी ज्वेलरी हमें नहीं खरीदनी, और जो मुस्कुराता रहता है वो हमेशा सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पर्याप्त नींद का भी पैटर्न है, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्स करे। अब आप 12 बजे तक जग रही हैं, नमकीन खा रही हैं, ब्रेड खा रही हैं, तो क्या होता है, मेलेटोनिन डाउन हो गया, अब नींद नहीं आएगी, प्रॉपर नींद नहीं आएगी। और इस समय 2 बजे 12 से 2 बजे का टाइम था लिवर की सफाई का, शरीर को लिवर की सफाई करनी थी, लेकिन आप जग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो ब्लड कहां चला गया, दिमाग में, लिवर की सफाई हुई नहीं, आप बीमार पड़ जाएंगे। समझ में आया क्यों लिवर के मरीज बढ़ रहे हैं, क्यों किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है। अब जो टाइम की बात आती है, सब कहते हैं जी हाँ आपने बताई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है, तो हम समय वेस्ट क्या करते हैं। सबको किसी को किसी से नहीं पूछना है, अपने मन में कर देखना है, कि अपने को चेक करना है कि मैंने कहां समय वेस्ट किया। देखिए सोना था 6 घंटे, सो गए 8 घंटे, 1 घंटा बातों में निकाल दिया, 1 घंटा इधर उधर घूमने में निकाल दिया, टीवी 15 मिनट देखना था 90 मिनट, बल्कि एवरेज इंडियन घरों में 4 से 5 घंटे टीवी देखा जाता है, ये रिसर्च है। 1 घंटे बैठे थे किताब लेकर के कोर्स चैप्टर खत्म करना था, विचार कहीं से कुछ आने लग गए, कुछ सोचने लग गए, किताब का पन्ना वहीं की वहीं खुला होता है ना, अब नहीं होगा। गेम खेलने बैठ गए, ये तो 7 घंटे ये मैंने ऐसे गिना दिए जिसमें अभी मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काउंट ही नहीं किया, है ना। तो अब आप सोच लीजिए कहाँ आपको टाइम बचाना है। तो जिंदगी जो है बहुत कीमती है, अगर समय बचाना शुरू नहीं किया और लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पेंडुलम की जिंदगी पर हिलता रहता है। घड़ी का पेंडुलम देखा है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तो लक्ष्य निर्धारित करो, टाइम टेबल बनाओ, देन ओनली यू कैन अचीव समथिंग। ओके, अब आप सोचिए कि एक हम सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, सिंपल, उससे बहुत सारी आपकी एनर्जी सेव हुई। क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी उठेंगे। जल्दी मतलब, अच्छा कितने लोग 5 बजे या उससे पहले उठते हैं, हाथ उठाएं। ओके, वेरी गुड। और कितने लोग 6 बजे या उसके बाद उठते हैं? ओके, तो 5 बजे या उससे पहले उठ रहे हैं, दे आर परफेक्ट। जो 6 बजे या उसके बाद उठ रहे हैं, वो आधे घंटे का हम शॉर्ट गोल्स लेके चलेंगे। हम तो बड़े बड़े गोल्स बना लेते थे, उसको अचीव नहीं कर पाते कि हम 4 बजे उठेंगे, नहीं। 6 बजे वाला व्यक्ति ध्यान देगा, रोज देखेगा सनराइज कितने बजे, सूर्योदय से पहले उठेंगे। ओके, इतना तो कर सकते हैं, बोलिए जोर से। तो जो 6 बजे या उसके बाद उठ रहे हैं, वो इतना टाइम लिख के रखेंगे अपने सामने, हम सूर्योदय से पहले उठेंगे। उठते साथ ही सबसे पहले बेड पे बैठ के एक थैंक यू तो बनता है ना। जितने सारे लोग रात में सोए तो उठे ही नहीं, कितने सोच के देखो विश्व में कितने सारे लोग रात में सोए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल के बेड पे था, है ना। तो हम उठे, हमको आज दिन मिला है, उसका थैंक यू। ठीक है, और एक मन ही मन एक प्रार्थना भगवान से। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, इस तरह रिसर्चेस हैं, ये अलग सब्जेक्ट है, बाद में बताएंगे। और एक डे प्लानिंग, वही बैठे बैठे उठते ही पूरे दिन की मेंटल प्लानिंग, और एक अपने को मैसेज, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं, मेरा कर्तव्य ये है, मेरे टाइम टेबल में इतने घंटे पढ़ाई के लिए, इतने एंटरटेनमेंट के लिए, इतने घर के काम के लिए, ये पूरी डे प्लानिंग क्या है, ये सुबह हो जाएगी। इसकी साइंस है, जब हम गहरी निद्रा से पूर्ण जागरण की स्थिति में आते हैं, और जब हम रात को सोने के समय जगते हुए गहरी निद्रा में जाते हैं, तो उसमें 5 मिनट का समय ऐसा होता है जब हमारा सबकॉन्शियस यानी अचेतन मन सक्रिय होता है। इस समय हमारे मस्तिष्क की ग्रहणशीलता ज्यादा होती है। तो अगर उठते ही हम डे प्लानिंग कर लेंगे 5 मिनट में, आज मुझे ये करना है, इसे कहते हैं
से क्षमा याचना, सॉरी आज नहीं कर पाए, कल जरूर करेंगे भगवान जी, और ये करके हम सोएंगे। आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये कर सकते हैं ना। उठते समय 5 मिनट, सोते समय, उठते समय डे प्लानिंग, आत्मबोध, और सोते समय डे एनालिसिस, समीक्षा पूरे दिन की, और उसे कहते हैं तत्व। ठीक है, और ये इतनी ऊंची साधना है कि इससे आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। और दिन में 3 काम करने हैं बस। 5 मिनट की उपासना, आसन, ईश्वर के पास बैठना। हम बैठते हैं आग के पास तो क्या लगता है हमको? गर्मी। और बर्फ के पास बैठते हैं तो, और ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वर के गुण जिसके पास बैठते हैं उसके गुण आते हैं। तभी तो कहते हैं अच्छी संगति रखो, जैसे व्यक्ति के पास बैठोगे वैसे गुण आएंगे। तो 5 मिनट ईश्वर के पास बैठ करके उपासना करेंगे। 24 घंटे की साधना, कौन सी साधना? वो जो 4 संयम बताए थे, वो 24 घंटे प्रैक्टिस करने। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विचार सही आने चाहिए, इंद्रियों का इस्तेमाल क्या करना है? विवेक, क्यों हमें आंख मिली है, क्यों कान मिला है, क्यों वाणी मिली है, ये ध्यान रखेंगे, और अपनी बचत। ये साधना हो गई, है ना। और तीसरी चीज है आराधना। जब आपने महीने 2 महीने इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो सबसे पहले तो आपकी टीचर नोटिस करेगी, फिर आपकी मम्मी नोटिस करेगी, तुमने कुछ चेंज आ गया है, तुम कुछ बेटर होगी, बदलाव लग रहा है, तुम्हें अंदर से फील होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपके अंदर एक शक्ति का जागरण होगा। नाउ आई कैन डू, जो पहले ऐसा लगता था अरे ये कैसे होएगा, वो कैसे होगा, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नो आई कैन डू दिस। वो वाला जब चेंज आपकी टीचर नोटिस करेंगी, तो आप अपनी किसी भी 1 या 2 फ्रेंड को मोटिवेट करिए, देखो मैं ये कर रही हूँ चेंज, मेरी लाइफ में ये बदलाव आया, आप भी ऐसा करो। इसे कहते हैं आराधना। ठीक है, ये करेंगे ना। और सबसे पहले जो पानी बताया था कि 10-12 गिलास पानी पीना है, उसका मेजर पार्ट 1 लीटर पानी कम से कम सुबह उठते ही पीना है। कितने लोग उषापान करते हैं? एक हाथ उठा करो से। उषापान जानते हो ना? उषापान क्या होता है? सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 1 से 3 गिलास, वैसे 3 गिलास 1 लीटर पानी होता है, घूट कर करके रीढ़ की हिप्पी सीधी रखते हुए, आप लोग तो यंग है, उबड़ू बैठ करके, पंजों पे बैठ करके, नहीं तो बेड पे या कुर्सी पे सीधे बैठते हुए घूट कर करके, लार में सलाइवा में मिला करके पानी जब पीते हैं, तो आपके मुंह में रात भर में जो बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु रात में इकट्ठे हो गए, वो पानी के साथ डाइल्यूट होकर के अंदर जाते हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं, वैक्सीन का काम करते हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाएगी ना, तो कोरोना के वायरस को मार पीट के अलमना करने की, वो कोरोना ना कर दे, उससे वैक्सीन बनाई गई। तो जब ये आपके मुंह में जो थोड़े थोड़े बैक्टीरिया हैं, वो पानी के साथ डाइल्यूट होकर के थोड़ी कम एक्टिव स्टेज में अंदर पेट में जाएंगे, तो रोज नई एंटीबॉडी बनेगी, फिर आपको ना खांसी होगा, ना जुकाम होगा, ना पेट का इंफेक्शन होगा। ठीक है, और फिनिशन में योगासन प्राणायाम, इसकी अलग से क्लास होगी। अन्य एक्सरसाइजेस की अपेक्षा लड़कियों को, वैसे तो सभी को, लेकिन विशेष करके लड़कियों को योगासन करने चाहिए। योगासन करने से आपकी मांसपेशियों में, हड्डी में, मज्जा में, स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन, स्पाइन, सारी नर्व्स, इसमें मजबूती भी आती है और लचीलापन भी आता है। और इसमें आगे बहुत सारी ऐसी आसन होते हैं जो आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, आपकी पेट के दर्द को ठीक कर सकते हैं, आपके पीठ के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हमको योगासन करना है और पैदल चलना बहुत आवश्यक है। ये हो गया हमारा फिजिकल बॉडी। अब हम आते हैं मेंटल बॉडी पे। मेंटल बॉडी के लिए एक ही सूत्र है केवल, ऑलवेज बी पॉजिटिव। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए, हमारे को उसका एस्पेक्ट देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। हर स्थिति, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाने आता है, हम सीखने को तैयार हो। हम क्या करते हैं, फटाक से दोष उसको पर, मुझे गुस्सा आया, उसका कारण टीचर जी है, उसके कारण मेरी फ्रेंड है, कोई ना कोई तुरंत अपने अंदर नहीं आता कि मैंने क्या गड़बड़ करी। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, नेगेटिव विचार आए, अपने को चेक करो, अपने को चेक करो
कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को ऐसा क्यों लगा, बस वही पर चुप हो जाएगा। और हेल्थ क्या करेगा, हेल्दी रखने के लिए, अच्छे विचार देने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या चीज हेल्प करेगी, प्राणायाम, नियमित प्राणायाम। इसकी कक्षा आपकी अलग से करा सकते हैं, जिसमें आपको सिखा सकते हैं। जो बच्चों को करना है वो जरूरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। कम से कम ये 2 प्राणायाम नियमित आपको करने चाहिए। उसका पूरा विज्ञान है और मुझे नहीं लगता आज इतना समय है। और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अपनी कोर्स की किताबों के अलावा कुछ अच्छी पुस्तकें उसको हम उपलब्ध करा सकते हैं। महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए। विद्यार्थियों के लिए जो आपका सेशन हुआ था बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय, वो पुस्तक क्लास स्कूल में उपलब्ध कराइए जिससे लोग खरीद सके। वो पुस्तक है पूरी, तो क्लास में बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय वो पूरी एक पुस्तक है। तो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। अधिक अंक कैसे लाए, सफल जीवन की दिशा धारा, महापुरुषों की जीवनियां। अरे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने तो हम नहीं बन सकते क्या? हमारे में कौन सी कमी है? बने कैसे, ये सूत्र मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई थी तो कैसे? हमारे अंदर वो वीरता क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। हम उनसे रिलेट तो करें, उनसे जुड़े तो सही। तो मेंटल बॉडी के लिए क्या क्या करेंगे, भूल गए अभी क्या? मेंटल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्राणायाम, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, विचारों का संयम, कंट्रोल थॉट्स पे, ठीक है। और कुछ न कुछ क्रिएटिविटी जरूर, नहीं भी आती ड्राइंग तक भी ड्राइंग करो, क्ले से कुछ मोल्डिंग का कुछ बनाओ, क्रिएटिव बनो। खाली पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक होना चाहिए। म्यूजिक तो अब उपचार बन गया है। आजकल ऐसी राम मनोहर लोहिया में रिसर्चेस हुई कि जिन मरीजों के लिए गुनगुनाया गया महामृत्युंजय मंत्र, वो म्यूजिक थेरेपी से और मंत्र की शक्ति से जल्दी अच्छे हो गए पैरालिसिस के पेशेंट। म्यूजिक में हम लोग गर्भवतियों को कराते हैं बांसुरी पे ध्यान, रागों पे आधारित गीत, उससे उनके कभी कभी बच्चे की ब्लड सप्लाई जो कम हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। दवाइयां भी देते हैं, लेकिन म्यूजिक भी उपचार की तरह यूज करते हैं। म्यूजिक से आपकी मेंटल फैकल्टी बढ़ती है, आपका दिमाग तेजी से चलता है, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपको गुस्सा कम आता है, आप खुश रहते हैं, आपको बड़ी उम्र में अल्जाइमर्स नहीं होगा, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपको तनाव नहीं होगा। तो म्यूजिक पे इंटरेस्ट लीजिए और म्यूजिक सुनिए। अब लास्ट में आता था कारण शरीर। कारण शरीर मतलब भाव शरीर। भाव को अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे, नियमित ध्यान, ठीक है। ये अलग क्लास में बताएंगे आपको कि ध्यान कैसे करना है, वो प्रैक्टिकली बताया गया था आपको। बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक को पहले ध्यान, सोहम का ध्यान बताया गया था। सोहम का ध्यान बताया करा कितने लोगों ने? सोहम साधना करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करेगा, फिर से एक क्लास लेंगे प्रैक्टिकल, जिसमें कौन से प्राणायाम करने, कौन से ध्यान करने, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, 10-15 मिनट दिन भर में मंत्र करिए। आप कोई भी कर सकते हैं, राधा नाम का मंत्र करिए, राम मंत्र करिए, हरे राम हरे कृष्ण ये करिए। गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है क्योंकि उससे बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र मस्ट है, ठीक है। और देना सीखिए। हमको क्या बनना है, सबको देवता बनना है। लेने वाला होता है लेवता और देने वाला होता है देवता। तो किसी के पास कुछ होगा वो देगा ना, तो प्रतिभा बढ़ाओ, अपनी समय का दान कर सकते हो। आपको एक सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा वो सिखाओ दूसरे को। देने का भाव रखो, लेने का नहीं, हम दे, सबको देने का भाव रखेंगे। और अपने अंदर लोगों के प्रति श्रद्धा डेवलप करो, प्रेम डेवलप करो, अविश्वास नहीं करो, ठीक है। एक आध बार धोखा खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के प्रति ये मत रखो कि ये ऐसा है वैसा है। सब अच्छे, सबके अंदर कोई ना कोई अच्छाई है। हम दूसरों की अच्छाई देखेंगे, अपनी बुराई देखेंगे, तो हम बिल्कुल प्रगति करेंगे। इसके अंदर ये अच्छाई है, मैं इसको धारण करूं, मैं वैसा बनने का प्रयास करूं, है ना। तो अब ये हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जब आप नियमित जप और ध्यान करते हैं तो आपका ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये बढ़ जाता है। ये विज्ञान कहता है, MRI स्टडीज है, इसका ग्रे मैटर बढ़ जाता है। इसका काम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब ये वाला पार्ट हमारे ब्रेन का। जब नियमित जब ध्यान करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इससे सोचने की क्षमता, नए विचारों की क्षमता, समस्याओं का समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब बढ़ जाएगी आपकी।
और फिर ये देखिए, ये आपका छोटा सा गोल गोल देके अमाइगडाला, ये सिकुड़ जाता है ध्यान करने से। इसमें क्या होता है, भय, असुरक्षा, डर लगता है, घबराहट लगती है, वो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि अमाइगडाला सिकुड़ जाएगा। आप बहुत निडर बनेंगे, बिल्कुल फ्री होकर के काम करेंगे। और हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस है पीला पीला, ये स्मरण का और सीखने की केंद्र है, ये भी घना हो जाता है, इसका भी ग्रे मैटर बढ़ जाता है। ये देखिए एमआरआई स्टडीज कह रही है, सॉरी इस पे नहीं है। और आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अल्फा हो जाती है, मतलब आपका ब्रेन शांत रहेगा। नियमित ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ही मिनट का, उससे आपका ब्रेन शांत होएगा और आप प्रसन्न रहेंगे। और कोई ना कोई किसी ना किसी की हेल्प, दिन भर में आज संकल्प लेंगे सब, हम दिन में एक हेल्प का काम जरूर करेंगे, ठीक है? करेंगे ना? मम्मी की हेल्प कर दो, टीचर की हेल्प कर दो, किसी स्टूडेंट की हेल्प कर दो, है ना? कोई आस पड़ोस में बुजुर्ग है, उनका कोई काम पूछ लो, ठीक है? कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे ब्रेन में, उसकी साइंस है, ऐसे नहीं कह रहे, जब हम किसी की हेल्प करते हैं बिना स्वार्थ के, तो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, ठीक है? एंटरटेनमेंट के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक को छोड़ो, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ आउटडोर एक्टिविटी, थोड़ा बाहर खेलना सीखो, उससे भी आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है? और या तो दोस्ती करो देख करके समझ के, या सेकंड स्टेप में अगर दोस्त गड़बड़ है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, लेकिन दोस्त भी आपको ले डूब रहा है तो उसको छोड़ो। 3 स्टेप, पहले तो दोस्ती सोच समझ के करो, दूसरे स्टेप में दोस्त अगर गलत रास्ते में जा रही है तो उसको सुधारो, पहले नहीं सुधरती खुद बिगड़ने से पहले उसको छोड़ो, ठीक है? पेड़ लगाइए, अपने बर्थडे पे आप एक पेड़ लगाएंगे सब लोग, ठीक है? अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से। और अपने आसपास अगर कोई पानी का तालाब है या कभी कभी गंगा नदी पे जाके थोड़ी सफाई कर दीजिए, ठीक है? और एडिक्शन, किसी भी बुरी लत, एडिक्शन केवल शराब और सिगरेट का ही नहीं होता है, एडिक्शन जो है फोन का भी होता है, एडिक्शन खाने का भी होता है कि हमको खाते जाएंगे, ये अच्छी चीज करने के लिए ओवर ईटिंग कर ली। एडिक्शन बातों का भी होता है, किसी को बातों का चस्का है, तो पूरे समय बस निंदा चुगली इधर की उधर की, ये सब नहीं करना है, ये बहुत गंदी आदत है। और बिल्कुल आप अभी ध्यान कर लीजिए, आप लोग बड़े होंगे, 12th के स्टूडेंट्स विशेष करके, यहाँ से आप एक सुरक्षित माहौल में हैं, आप कॉलेज में जाएंगी, वहां आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो सिगरेट भी पिएंगी, शराब भी पिएंगी। आप अगर उस चक्कर में पड़ गई तो आप अपने लक्ष्य से हट जाएंगे। वो अभी समय नहीं है बताने का, मेरे पास उसके मेडिकल फैक्ट्स हैं कि उससे क्या क्या होता है। आपको ये बता दूं, सुन के आपको अजीब लग रहा होगा कि हम सिगरेट की बात क्यों कर रहे हैं। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि लड़कियों में, औरतों में लंग्स का कैंसर बढ़ गया है क्योंकि लड़कियां ज्यादा सिगरेट पी रही हैं, लड़कों से भी ज्यादा, ठीक है? मोबाइल का एडिक्शन हमारे दिमाग को कमजोर कर रहा है, डिप्रेशन कर रहा है, कान की बीमारियां हो रही हैं, पुरुषों में बांझपन हो रहा है डीएनए फ्रेगमेंटेशन की वजह से। लड़कियों को भी लैपटॉप रेडिएशन से 28 तरह के काम नहीं करना है, मोबाइल को दूर रखिए, रात में ऑफ कर दीजिए, वाईफाई को ऑफ कर दीजिए। ये सब क्या देखिए, ये देखिए 5 साल तक के बच्चे का रेडिएशन से 75% ब्रेन प्रभावित है, 10 साल तक 50%, अडल्ट हमारा भी ब्रेन 25% प्रभावित है। तो देर नहीं हुई है, कुछ देर नहीं हुई है, अब तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आराम की जिंदगी बहुत जी ली, अब हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, नई चीजें को सीखेंगे, अपनाएंगे, और फिर स्काई इज द लिमिट। फिर पूरे जब मजबूत हो जाते हैं चिड़िया के पंख, तभी तो उड़ती है ना, ये हमारी जो नन्ही नन्ही चिड़िया है, इनके पंख मजबूत कर रहे हैं हम लोग। अच्छी बातों को जीवन में अपनाओ, अपने व्यक्तित्व को निखारो, और फिर देखो जब तुम दुनिया में जाओगे तो एक अलग स्टार की तरह शाइन करोगे, सब तुमको फॉलो करेंगे। तो फॉलो नहीं करना है, फॉलोअर्स बनाने हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमको बनाना है। और इसके लिए 4 स्टेजेस, बहुत सिंपल, रोज प्रैक्टिस करेंगे। अपने ऊपर चिंतन, आत्मचिंतन, रोज 5 मिनट, है ना? एक फेसबुक पे एक
एक बच्चा वर्क फ्रॉम होम करने के लिए घर आया, माता पिता से ज्यादा बात नहीं करता था, भाई बहनों से ज्यादा बात नहीं करता था। उन दिनों जरा घर वालों के साथ बैठा तो फोन करके अपने फ्रेंड से कह रहा है, अरे यार ये लोग भी अच्छे लोग हैं, पता ही नहीं था। ठीक है, तो आप भी बहुत अच्छे हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आप स्वयं से बातें नहीं करते तो आप एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य खो देते हैं। तो रोज अपने साथ बैठेंगे, अपना विचार करेंगे कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उसके बाद आप सुधार, फिर जो गड़बड़ी डायग्नोसिस बना दी, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोसिस बनाता है। तुमने अपनी डायग्नोसिस बना ली कि आज मैं लेट से उठी थी, आज मैंने पढ़ाई कम करी, आज मम्मी को गुस्सा किया, फ्रेंड से लड़ाई करी, जो कुछ भी गड़बड़ी करी उस पर चिंतन करके उसको सुधारेंगे। जब हमारे दुर्गुण निकल जाते हैं, दोष निकल जाते हैं, तो जगह खाली बचेगी ना, तो उसमें क्या आएगा, अच्छे गुण, उसे कहते हैं आत्मनिर्माण। और जब आत्मनिर्माण होगा तो मैंने जैसा कहा, फिर दूसरे को मोटिवेट करेंगे, वो होता है आत्मविकास। 4 स्टेजेस, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। आज रिवाइज कर लेना, लेकिन क्या होता है 50% चीज हम शाम तक भूल जाते हैं, एक हफ्ते में 75-80% साफ हो जाएगा, एक महीने में पूरा साफ हो जाएगा। तो आज ग्रुप में बैठ करके रिवाइज कर लेना क्या क्या करना है, ठीक है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।